हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। क्या ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है या दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इसी टॉपिक को समझने की ट्राई करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। राइट, तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन फैक्टर की ट्रिक्स क्या होती है और एन फैक्टर किस तरीके से रेडॉक्स में हेल्प करता है। उसी से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें जरूरत होती है। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर की और सेकंड एन फैक्टर की। हम लोगों ने एन फैक्टर निकालना सीख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इसकी ट्रिक्स क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है या फिर अलग अलग होती है। किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। जो बेसिक रूल्स होते हैं या फिर जो बेसिक्स हमें याद रखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है ये क्या चीज होती है, ठीक है। हम टेक्निकल लैंग्वेज को हम लोग याद नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकली यूज करना है, मतलब कैलकुलेशंस में यूज करना है ना। हमें इसकी डेफिनेशंस नहीं देनी है, हमें इसको थ्योरेटिकली नहीं करना है ना। कैलकुलेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ना कि हम टेक्निकल लैंग्वेज को याद करें। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग होता है कि कितना प्रोबेबिलिटी है ना, जो पॉसिबल चार्ज ट्रांसफर हुआ है, मतलब कितना उसका जो चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की वजह से जो चार्ज आता है वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जनरली हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। टेक्निकल लैंग्वेज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, आप लोग उसको याद कर सकते हो, बट हमें तो सिर्फ समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो आप लोग इजीली रेडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, भले ही आपको टेक्निकल लैंग्वेज याद हो। चलिए तो हम बात करते हैं, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी हमें। कुछ चीजें जो है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें याद रखनी होगी जो कि फिक्स ऑक्सीडेशन होती है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो हमेशा फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, अपन ये बोल सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, वही हम देख रहे हैं। तो जो फिक्स है हम उनको याद कर लेते हैं, जो अनफिक्स है, जो डिफरेंट शो करते हैं, हम उनको याद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिक्स का याद है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये डिफरेंट शो करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो बेसिक्स, सबसे पहले अगर हमारे पास में कोई भी न्यूट्रल है ना, या फिर फ्री मॉलिक्यूल है, फ्री मॉलिक्यूल इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, फ्री मॉलिक्यूल, फ्री एटम बोल सकते हैं। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कितना होगा, 0। जैसे फॉर एग्जांपल आपको H2 दे रखा है, आपको O2 लिख रखा है, N2, ये कुछ फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। सोडियम लिखा हुआ है, मैग्नीशियम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है। इन सबका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। जितना चार्ज होगा इनके ऊपर वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं अपन। तो जितने भी हमारे पास में फ्री एटम्स हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री कंपाउंड्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होगा, 0 होगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। अगर हमारे पास में कुछ ऐसी स्पीसीज है जो चार्ज स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज, देखिए चार्ज स्पीसीज पर जितना चार्ज होगा, जो उसका चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ चार्ज। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल SO4 माइनस O-2 लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताएं कितना आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जिसको मैं ON लिख रहा हूँ वो कितना आएगा, -2। अब माइनस लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हैं अपन माइनस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका भी कितना आएगा, -2।
हम लोग वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में ये डिफरेंस होता है, वैलेंसी के प्लस माइनस में साइन नहीं होते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर के प्लस माइनस में साइन होते हैं। ठीक है, इसका -2 आएगा, इसका -2 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, तो बताएं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। समझ रहे हैं आप बात? ठीक, तो ये हमारे पास में जो चार्ज स्पीशीज होगी, तो उस स्पीशीज पर जितना चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही कंसिडर करते हैं। चलिए ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड। देखो अगर हम एल्कली मेटल की बात करें, एल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो आप लोग सोच रहे हैं बस वही होगा +1। इनका फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होता है, एल्कली मेटल ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, इसी के साथ में मिलने वाले हमारे पास में मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल जो होती है वो क्या होती है, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं? देखो अभी हम लोगों ने लिखा है मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, एल्कली अर्थ मेटल होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। एल्कली अर्थ मेटल जो होती है ये क्या शो करती है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। इस तरीके से हमारे पास में ये एल्कली मेटल्स आ जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना ये सब किस में होता है? इट इज नॉट इन फ्री स्टेट, ये होता है कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है? जब मैग्नीशियम या कोई भी एल्कली अर्थ मेटल जब कंपाउंड के फॉर्म में रहेगी तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। अगर आप फ्री स्टेट में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर और ये एल्कली मेटल है, ये एल्कली अर्थ मेटल है, इनका तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। ये हम बात कर रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में, है ना। यहाँ पर भी आप देखो चार्ज स्पीशीज है, ये कंबाइंड फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और बेरिलियम की, एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम इनका भी फिक्स होता है, ये कितनी शो करता है? +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है इन कंबाइंड फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टेट में अगर आपसे पूछें कि एल्यूमिनियम का और बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा फ्री स्टेट में? 0। लेकिन कंबाइंड फॉर्म में जैसे आपको ऑक्साइड्स दे रखे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे हैं, उसके अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो एल्यूमिनियम का हमेशा +3, बोरॉन का भी कितना आएगा? +3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो होता है ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इट शो -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन हमेशा जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन कई बार इसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेरोक्साइड की बात करें, ठीक है, सुपर ऑक्साइड की बात करें, तो इनमें इसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ऑक्साइड्स हैं, पेरोक्साइड्स हो गया, सुपर ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से ये आएगा। हाँ, तो हाल फिलहाल आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कब फिक्स होता है और कब चेंज हो जाता है। ठीक, स्पेशल केस भी करेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पर जगह खत्म होगी, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्लोरीन की। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी सारे भी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है हेलोजन फैमिली में जो कि हर कंपाउंड में एक टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर ही शो करता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब आप बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो जो हाइड्रोजन है ये भी कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? ऑलवेज +1 शो करता है, बट इन मेटल हाइड्राइड ये शो करता है -1। मेटल हाइड्राइड्स में ये क्या शो करता है? ये -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो कुछ ये चीजें हैं, बाकी देखो आपको इनको इतना
डीपली याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इन पॉइंट्स को उन पर अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। आपको लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, राइट। तो ये सब चीजें आप लोग प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, लोड नहीं लेना है हमें। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके लिए हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आती तो आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते। कुछ में हम बिना स्ट्रक्चर के निकाल लेते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी होती है, वो हम देखने वाले हैं। पहले तो आप लोग क्या करो, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन पार्ट पर। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में जिनका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास में एग्जांपल है H2SO4 और इसमें आपको दे रखा है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से, जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है उसको आप लोग X मान लें। तो हमने सल्फर को X मान लिया, प्लस सल्फर के आगे 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा क्या शो करता है, +1 शो करता है। तो देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, प्लस का 1। फिर देखो प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है जनरली, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 कर देंगे। इस पूरे कंपाउंड पर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। इक्वल में हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो ये आ गया प्लस का 2, प्लस यहाँ पर ये x, ये आ गया -8 इज इक्वल टू 0। इस -8 को इस साइड लेके आएंगे तो देखिए क्या बनेगा, प्लस का x इज इक्वल टू 8, और इसको भी हम लोग इस साइड लेकर के आएंगे तो देखिए -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, देखिए Na2S2O3। अब हम सीधा डायरेक्ट करने की ट्राई करते हैं। देखो सोडियम पर प्लस चार्ज होता है तो ये 2 चार्ज आएगा, प्लस यहाँ पर 2 सल्फर है तो हम लोग 2x ले लेंगे। यहाँ पर 1 सल्फर था तो हमने 1x लिया, माइनस एक ऑक्सीजन -2 शो करता है, 3 ऑक्सीजन कितने करेंगे, -6 करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 बराबर में हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे इक्वल में। क्यों, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता। ये इस साइड आएगा तो देखें x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 -2। सो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, देखो 6 - 2 डिवाइड बाय 2 यानी 4/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 2। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, प्लस का 2, इसका आ गया प्लस का 6। यहाँ पर OF2 की अगर हम बात करें तो देखना ध्यान से, OF2 का क्या होगा, ऑक्सीजन का हमें निकालना है। ऑक्सीजन को हम लोग x मान लेते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम x मान लें तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन का -2 चार्ज है, तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई बताओ, प्लस का 2। ऑक्सीजन पर इस बार क्या आया, प्लस का 2 चार्ज आया। ठीक है, जो कि हम पेरोक्साइड में मैंने आपको बताया था, ये एक पेरोक्साइड है और पेरोक्साइड में क्या आता है, प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आता है ऑक्सीजन का। अब हम यहाँ पर बात करें PO2 के अंदर, तो इसमें ऑक्सीजन का हमें निकालना है। पोटेशियम का +1 होता है, प्लस इसका हो जाएगा 2x, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का हाफ। ठीक है, एक सेकंड, माइनस का हाफ आएगा, तो माइनस का हाफ यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये होता है सुपर ऑक्साइड और ये होता है पेरोक्साइड। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है 12th क्लास में हम लोग इन सब कंपाउंड्स को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पोटेशियम 4 है तो +4 लिख देंगे, क्योंकि एक पोटेशियम का एक होता है। प्लस Fe का निकालना है तो Fe को हम लोग x मान लेते हैं, प्लस देखो इस Cn को हम लोग पूरा लेंगे। Cn पर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आएगा -1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, -1। अब देखो 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 चार्ज आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं तो 0 कर देंगे। बताएं x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 - 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 2। मतलब Fe पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का 2 चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में, कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होती हैं, किस तरीके से ये दोनों
मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जनरली लोग क्या ये बोल के चलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सेम होती है। ये बात सही है कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो सेम होते हैं और कुछ केसेस में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को अलग डिफाइन करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। आओ देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए वापस देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज होता है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा। टेक्निकली हम लोग इसको नहीं समझेंगे ना, क्योंकि टेक्निकली इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है हमारे अंदर। तो हम लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल Na NO3 हमारे पास में एक एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल हमारे पास में स्टूडेंट्स है कि Na2S2O3। ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको ये समझ में आ जाता है और आपसे ये कभी पूछा जाता है कि बताएं ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर आर सेम, तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि हाँ, जरूरी नहीं है कि हर केस में ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम की ऑक्सीडेशन नंबर है ना अननोन हो, तब तो हम वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को ही क्या मान के चलते हैं, सेम मान के चलते हैं। यहाँ पे अगर आप इस केस की बात करोगे तो इस केस में आपके पास में एक ऐसा अननोन एटम है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता नहीं है। ऐसा एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अननोन है, मतलब उसका चार्जेस पता नहीं है। बाकी देखो आपको जैसे फॉर एग्जांपल बोल दे कि नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन तो एक ही है, तो इसके लिए तो आप चाहे इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, चाहे क्या बोलो आप इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, आप ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन क्या बोलो, स्टेट बोलो, दोनों बात क्या है, सेम, कोई भी चेंज नहीं। लेकिन देखिए इस टाइप के जो आपके पास में कंपाउंड्स आ जाते हैं जहां पर हमारे पास में दो ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप सल्फर की बात करो, यहाँ पे दो सल्फर है, इन दोनों सल्फर की हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोले तो इन दोनों का जो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक है, वो उनकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। हम लोग यहाँ पर एक्स मेथड अप्लाई करके इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, बट वो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगी, वो होगी एवरेज। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सल्फर को क्या मान के चल रहे हैं, हम लोग सेम मान के चल रहे हैं कि दो सल्फर है, हम लोग उनको एक ही सल्फर के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, कि अगर हमारे पास में एक बॉन्डेड एटम है, मतलब बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में और दोनों सेम एटम्स है, तो उनके बीच में कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट का। चार्ज ट्रांसफर कॉन्सेप्ट जो होता है ये हमें अप्लाई करना होता है, जो कि हम कोवेलेंट बॉन्ड में अप्लाई करते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, एकदम हर एक क्लियर डाउट जो अपना क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर हम इसके लिए स्टेट बोल देते हैं ना, इन दोनों का अलग अलग हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो उनकी क्या हो जाएगी, अलग अलग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। देखना अभी आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा, बट मैं आपको एग्जांपल को अपन करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। अभी हमने इसके लिए क्या कैलकुलेट करा था, इसके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करी तो यहाँ पे कितना आया था, हम करके देख लेते हैं। अगर आपको याद नहीं, वापस हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्लस का 2 प्लस 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ, प्लस का 2। ये जो प्लस का 2 है, आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में कि यहाँ पर दो सल्फर है, एक को सल्फर हमने 1 मान रखा और एक सिंपल सल्फर है, मतलब एक सल्फर है और एक सल्फर डैश है। बताएं सल्फर डैश की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्या आप ये बोलेंगे कि वहां पर सल्फर डैश की भी +2 होगी और उसकी भी +2 होगी? जरूरी नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया जाता है ना। देखो कैसे बताएंगे, हम एग्जांपल लेते हैं, यही इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सल्फर
ये डबल बॉन्ड के साथ सल्फर कनेक्ट होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, ये सिंगल बॉन्ड ONA और ये सिंगल बॉन्ड ONA। क्लियर है? ये हमारे पास में Na2H2O3 हो गया। इसका अगर आप नाम देखो, इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम होता है। आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर सल्फर है, तो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास में दो सेम एटम्स आपको दिखें जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, तब आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। उसका क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास में आ गया तो देखो, अगर आपके पास में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। सपोज हमारे पास में sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताओ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किस तरीके से हेल्प करेगा हम देखते हैं। अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया जाता है, देखना ध्यान से, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जितने भी आपके पास में सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स हैं, उन दोनों का जो एडिशन होगा वही आपको क्या देगा? हाइब्रिडाइजेशन दे देगा। अब अगर आपको डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन सीखना है तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप लोग टाइप करना हाइब्रिडाइजेशन बाय जय दैया सर, है ना, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। सिंपल सी ट्रिक है, बहुत इजीली आप लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो, जब दोनों आपको सेम मिल जाते हैं। इसका हाइब्रिडेशन आएगा, देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर होगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में? sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन आप काउंट करोगे तो sp2 हाइब्रिडेशन आएगा। कैसा आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टोटल कितना है? 3, ठीक है, क्योंकि सल्फर के पास में 6 होता है ना, तो टोटल इसने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, 2 इसके पास में लोन पेयर बच जाएंगे। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा, 2 लोन पेयर है तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 3 आता है sp2 के लिए। यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन ध्यान रखना sp3 है। अब हम लोग इसमें एक और चीज देखें, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज है। यहाँ पर sp3 है और यहाँ पर sp2 है, बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो देखो इसका मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? क्या sp2 से sp3 होगा या sp3 से sp2 होगा? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस sp3 से sp2 की तरफ, बिकॉज इट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमेशा चार्ज ट्रांसफर कहां से कहां होता है? जैसे सपोज हमारे पास में एक एटम A है और दूसरा एटम B है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हम लोग क्या करेंगे? चार्ज ट्रांसफर बताओ किस साइड होगा? इस साइड होगा। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। सही है? तो देखो होगा क्या यहाँ पर, तो देखो ऑक्सीजन की वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन की वजह से इस पर आएगा +2 चार्ज, इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे आएगा +1 चार्ज, इस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे आएगा +1 चार्ज, क्योंकि ये दोनों सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इन दोनों सल्फर की अगर हम बात करें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है ना, यहाँ पर एरो बनाते हैं। तो यहाँ पे तो आएगा -2 चार्ज और इसका इसकी वजह से यहाँ पे आएगा +2 चार्ज। ओवरऑल अगर आप इस पर देखेंगे तो +2 +2 +2 +6 चार्ज आ जाएगा। इस पर ओवरऑल चार्ज कितना आया? -2, है ना। तो ये है, और आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो +2 ही आएगा, है ना। इस तरीके से ये है एग्जैक्ट करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों सल्फर की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं और यही इन दोनों का क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। आया समझ में? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, आपको बस ये चेक करना होता है, ठीक है। बेसिकली आपसे इतना पूछा नहीं जाता है ना, जनरली हम यही बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हम सेम मान करके चलते हैं, बट ये केसेस भी आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा है, मतलब कि आपको स्ट्रक्चर बना करके ही पता करना पड़ेगा। बिना स्ट्रक्चर के आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। ऑक्सीडेशन नंबर आप एक्स मेथड से निकाल सकते हो। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्स मेथड से निकालते हो तो वो एवरेज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर्स का, ध्यान रखना।
ठीक है, वो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर जरूरी है मतलब आपको बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलिए अब इसको कॉपी करें, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, किस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसमें हम लोग सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं CH3Cl। CH3Cl की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, देखना ध्यान से। अगर हम इन 2 कार्बन की बात करें तो पहले तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं, इसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, sp3 आएगा और इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अब अगर हम बात करें कि चार्जेस ट्रांसफर की, तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर -3 आएगा, यहाँ पर +2 आएगा। यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन का, तो कार्बन का इन 3 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा। अब बात करते हैं इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या चार्ज ट्रांसफर आएगा, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस डायरेक्शन में होंगे। इस पर माइनस चार्ज 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे +3 आएगा ना, -1 चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा, इस पर आएगा +1 चार्ज। इस पर ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, ओवरऑल चार्ज हो जाएगा हमारे पास में -3 + 1 मतलब कि -2 चार्ज आएगा ओवरऑल। इस पर क्या आएगा, इस पर +2 ओवरऑल चार्ज आएगा। मतलब कि अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं और इसको हम लोग सेकंड नाम दे देते हैं, तो कार्बन 1 पर ऑक्सीडेशन कितना आएगा, ये 1 और ये 2, तो कार्बन 1 का तो आएगा -2, कार्बन 2 का क्या आएगा, प्लस का। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो एग्जांपल हमारे पास में है Na2S4O6। ये जो एग्जांपल है इसका आप लोग देखो, पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो स्ट्रक्चर कैसे आएगी वो हम सीखते हैं। यहाँ पे ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी NaO, फिर यहाँ पे सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर और ये 4th सल्फर, फिर वापस ONA आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब सबसे पहले कि हमें इन चारों को निकालना पड़ेगा अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सबका, वो हम पता करते हैं। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन ही सेम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मतलब सेम आएगा। मतलब इस पर 0 और इस पर भी 0, इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हम इस सल्फर की बात करें तो देखो यहाँ पर -2 आएगा, सॉरी +2, यहाँ पर भी +2, तो इस डायरेक्शन से +2 आएगा, इस डायरेक्शन से +2 आएगा, ऊपर से और नीचे, और यहाँ से +1 आएगा। तो टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा इसके लिए, +5 हो जाएगा। क्यों हो गया, यहाँ से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है। बराबर समझ में आती है बात। यहाँ पर भी सेम एग्जैक्ट जो ऐसा किया है यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पे +2, यहाँ पर भी +2 और इसकी वजह से यहाँ पे +1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया बताओ, +5। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। एक और स्पेशल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास में Fe3O4, Fe3O4 को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये जो होता है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो हमारे पास में होता है FeO जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, दूसरा हम बोलते हैं Fe2O3, दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Fe+2 में रहेगा और यहाँ पर अगर आप देखोगे Fe+3 में रहेगा। मतलब कि 2 फ्लोरीन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे और एक फ्लोरीन जो है वो +2 में रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों का अलग अलग आएगा, है ना। आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे, इसको आप X मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं मिलेंगे हमें इनऑर्गेनिक के अंदर, जब हम P ब्लॉक्स पढ़ते हैं, जब हम S ब्लॉक में देखते हैं, ठीक है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग्स में स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो
बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो मैं अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करें जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, और दूसरा जिनकी स्ट्रक्चर्स पूछी जाती है या फिर इनकी स्ट्रक्चर्स से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उन पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये ओवरऑल जो है पूरा वीडियो हमारा जो लेक्चर है ये 20 था ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक्स मेथड यूज करके हम लोगों ने देखा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने देखा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं, है ना, किस तरीके से हम लोग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ रखते हैं, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इन सब कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जाए तो आप लोग जरूर से मेंशन करना कमेंट बॉक्स में इन टॉपिक्स को, फिर हम लोग इस पर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट्स को, क्यों? क्योंकि पहले तो आपको हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ती है। हाफ रिएक्शन लिखने से पहले आपको ये पता करना होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है एंड रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन लिखने के बाद में हमें पूरा डिटेल में उसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड यूज करना, मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके आप लोग 1 से 2 लाइन के अंदर किसी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स रेडॉक्स रिएक्शन को इजीली क्या कर सकते हो, टिप्स पर आप उसको बैलेंस कर सकते हो। उसके लिए आपको किस किस चीज को पढ़ना पड़ेगा, एक तो एन फैक्टर जो कि मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा है आप लोग उसको वापस रिवाइज करो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर वापस जाकर वीडियो पहले वो देखो। और दूसरा जो टॉपिक है वो मैं पढ़ना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम आज पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो थर्ड लेक्चर रहेगा वो रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन से बेस्ड। रेडॉक्स रिएक्शन को हम किस तरीके से ट्रिक्स से बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग लॉन्ग मेथड नहीं देंगे, लॉन्ग मेथड तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन शॉर्ट मेथड आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे किस तरीके से हम लोग रेडॉक्स को बैलेंस कर सकते हैं और डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम लोग इनको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। एंड अभी तक आप लोगों ने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप क्लास को जल्दी से जल्दी अटेंड कर सकें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।